लेक्चर 3 जो कि एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 20 और नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड है। 8.1 के क्वेश्चन 20 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ आर्टिकल्स देखते हैं जो उससे रिलेटेड हैं, और उसमें देखना हमने ये है कि कब कोई सीक्वेंस बाउंडेड होती है या कब कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक होती है। तो बाउंडेड सीक्वेंस के लिए पहले दो आर्टिकल्स देखते हैं कि बाउंडेड अबव सीक्वेंस से क्या मुराद है और बाउंडेड बिलो सीक्वेंस से क्या मुराद है। तो पहले केस है यहाँ पर बाउंडेड अबव सीक्वेंस। अ सीक्वेंस an इज सेड टू बी बाउंडेड अबव इफ इट हैज़ एन अपर बाउंड। ऐसी सीक्वेंस को हम बाउंडेड अबव सीक्वेंस कहते हैं जिसका हमें कोई एक अपर बाउंड मिल जाए। यानी अपर बाउंड मिलने का मतलब ये है कि जो सीक्वेंस ऊपर से बाउंड हो जाए, यानी इस टर्म से आगे या इस वैल्यू से आगे सीक्वेंस नहीं जा सकती, उसकी टर्म्स नहीं जा सकती। तो ऐसी सीक्वेंस को हम बाउंडेड अबव सीक्वेंस कहते हैं। एग्जांपल देखते हैं कि मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूँ -5 पावर n। अब अगर आप इसको देखें n की वैल्यूज़ 1 से 1 2 3 सो ऑन, यानी तमाम नेचुरल नंबर्स पुट करें तो ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव है -5 से, यानी सीक्वेंस की तमाम टर्म जो हैं वो -5 से लेस या उसके इक्वल रहेंगी। तो -5 जो हुआ वो इस सीक्वेंस का अपर बाउंड हो गया। The sequence is bounded above by -5 as every term of the sequence an is less than or equal to -5. Also, every number greater than -5 is also an upper bound of this sequence. Next है जी bounded below sequence. A sequence an is said to be bounded below if it has a lower bound। यानी ऐसी सीक्वेंस को हम बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कहेंगे जिसका कम से कम हमें एक लोअर बाउंड मिल जाए। यानी ऐसी सीक्वेंस जिसकी टर्म्स के लिए हमें कोई ऐसा नंबर मिल जाए कि इस नंबर से पीछे सीक्वेंस की टर्म्स नहीं जा सकती, तो वो नंबर उस सीक्वेंस का लोअर बाउंड कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं जी, an इज इक्वल टू 2 पावर n। दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो बाई 2। अगर आप इस सीक्वेंस की वैल्यूज़ देखें तो ये हैं 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 एंड सो ऑन। सबसे कम वैल्यू जो है वो 2 पावर 1 है। इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस की तमाम वैल्यूज़ 2 से कम नहीं हो सकती, यानी ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हो गई है 2 से, तो 2 इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड बन गया। As every term of the sequence an is greater than or equal to 2, therefore 2 is the lower bound. Every number less than 2 is also lower bound of this sequence. जब हम एक सीक्वेंस का एक अपर बाउंड मिल जाता है तो फिर उस सीक्वेंस में के लिए उस अपर बाउंड से आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो उसके अपर बाउंड्स बन जाते हैं। और इसी तरह जब किसी सीक्वेंस के लिए एक लोअर बाउंड मिल जाता है तो उस लोअर बाउंड से पीछे जितने नंबर्स होते हैं वो उस सीक्वेंस के लोअर बाउंड्स बन जाते हैं। नेक्स्ट है जी बाउंडेड सीक्वेंस। अ सीक्वेंस an विच इज बोथ बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो इज कॉल्ड अ बाउंडेड सीक्वेंस। ऐसी सीक्वेंस जो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, ऐसी सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कहा जाता है। एग्जाम्पल, an इज इक्वल टू 1/n जिसकी टर्म है 1/1 1/2 1/3 एंड सो ऑन। इस सीक्वेंस को अगर आप देखें तो इस सीक्वेंस की टर्म 0 और 1 के दरमियान में रहती हैं, यानी 0 से पीछे नहीं जा सकती और 1 से आगे नहीं जा सकती। तो 1 इस सीक्वेंस का अपर बाउंड बन गया और 0 इस सीक्वेंस का लोअर बाउंड बन गया। इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव बाय 1 एंड बाउंडेड बिलो बाय 0। देयरफॉर 1 इज एन अपर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस एंड 0 इज लोअर बाउंड ऑफ दिस सीक्वेंस। Consequently, an is both bounded above and bounded below. So, an is a bounded sequence. Next is increasing sequence. A sequence an is increasing sequence if an is less than or equal to an plus 1 for all n. कि अगर किसी सीक्वेंस की हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान ये रिलेशन हो कि प्रीसीडिंग टर्म जो है वो सक्सीडिंग टर्म से लेस या उसकी इक्वल रहे, तो ऐसी सीक्वेंस को हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल an इज इक्वल टू 5 पावर n, इसकी टर्म्स हैं n की वैल्यू पुट करें तो 5, 25, 125 एंड सो ऑन. क्लियरली every preceding term an is less than every succeeding terms, therefore this sequence is an increasing sequence. Next है decreasing sequence. A sequence an is said to be decreasing sequence if an is greater than or equal to an plus 1 for all n. यानी ऐसी सीक्वेंस को हम डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे जिसमें हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान ये रिलेशन हो कि प्रीसीडिंग टर्म जो है वो सक्सीडिंग टर्म से ग्रेटर या उसकी इक्वल हो. ऐसी सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाती है. एग्जाम्पल देख लें, इसमें ए एन इज इक्वल टू 1/n, जिसमें n की वैल्यूज पुट करने पर सीक्वेंस बन जाती है 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन. क्लियरली एवरी प्रीसीडिंग टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज ग्रेटर देन द सक्सीडिंग टर्म ए एन. यानी इसमें जो हर पिछली टर्म है वो नेक्स्ट आने वाली टर्म से बड़ी है, इसलिए ये सीक्वेंस हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. यानी जब जब हम आगे जा रहे हैं तो टर्म जो है वो कम होती जा रही हैं, तो ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस है. नेक्स्ट है जी मोनोटोनिक सीक्वेंस. अ सीक्वेंस विच इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज कॉल्ड मोनोटोनिक सीक्वेंस. यानी ऐसी सीक्वेंस जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो उसको हम मोनोटोनिक कहते हैं. अगर वो सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो उसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कहेंगे, अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो उसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे. आज हमने अभी दो चीज़ें देखी हैं कि कब कोई सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस होती है, यानी अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो तो ऐसी सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं. फिर हमने देखा कि कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस कब होती है कि ऐसी सीक्वेंस जो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो तो ऐसी सीक्वेंस को हम मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं. और नेक्स्ट है जी, इन दोनों आर्टिकल को रिलेट करके एक रिजल्ट है जो क्वेश्चन के अंदर हम यूज करेंगे. एवरी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. अगर हमें किसी सीक्वेंस के बारे में ये पता चल जाए कि वो दोनों प्रॉपर्टीज उसमें मौजूद हैं कि वो सीक्वेंस बाउंडेड भी है और मोनोटोनिक भी है, यानी बाउंडेड होने के बाद वो सीक्वेंस अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो जाए तो लाजमी वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी. और अगर कोई सीक्वेंस किसी सीक्वेंस के बारे में ये क्लियर हो जाए कि वो सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो अनबाउंडेड सीक्वेंस कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती. इसको हम डाइवर्जेंट टेस्ट भी कह सकते हैं कि सीक्वेंस के लिए कि अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो वो लाजमी तौर पर डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस अनबाउंडेड नहीं हो सकती. नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 20 है जी, जिसमें वैल्यू दी जा रही है a1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 एंड an प्लस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस an प्रोवाइडेड दैट n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1. यानी n 1 और 1 से बड़ी जितनी वैल्यूज़ हैं उनके लिए ये कंडीशंस हैं जी. तो इस सीक्वेंस में हमें जनरल टर्म ए एन की वैल्यू नहीं पता. इससे पहले जितने क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें ए एन की वैल्यूज़ होती थी तो हम सिंपल उस पर लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई कर देते थे और उससे उस सीक्वेंस का बिहेवियर देख लेते थे कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. बल्कि आप इसमें देखें तो एक फर्स्ट वैल्यू दे दी गई है सीक्वेंस की और उसके बाद दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान रिलेशन दे दिया गया है. इसकी मदद से हमने सीक्वेंस की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस जो है उसको चेक करना है. तो अभी हमने सीक्वेंस के बारे में जो रिजल्ट पढ़ा है कि एवरी बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, उस रिजल्ट से हम इस सीक्वेंस की कन्वर्जेंस जो है वो चेक करेंगे. और उसके लिए पहले हम इस सीक्वेंस के बाउंडेड होने के बारे में देखते हैं कि क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं. फर्स्ट वी प्रूव दैट द सीक्वेंस इज बाउंडेड. और बाउंडेड के लिए हमें क्या प्रूव करना होगा कि यह सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है. फर्स्ट टर्म है a1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2. अब चूंकि a1 की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है विच इज लेस देन 2, इट मीन a1 इज लेस देन 2. नेक्स्ट a2, इस रिलेशन के अंदर अगर हम पुट कर दें n की वैल्यू 1 तो a2 की वैल्यू बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस a1 विच इम्प्लाइज दैट a2 इज आल्सो लेस देन 1, क्योंकि a1 की वैल्यू जो है वो 2 से लेस है. अगर 2 से लेस है तो ये
वैल्यू अंदर 4 नहीं बन सकती। अगर ये 4 नहीं है, 4 से कम है, तो ये स्क्वायर रूट 2 से कम आएगा। इट मीन A2 जो है वो किस से लेस हो गया, 2 से जी। और वही रिजल्ट कि A1 की वैल्यू चूंकि 2 से लेस है। नेक्स्ट इसी रिलेशन से अगर हम A3 की वैल्यू निकालें n की जगह 2 पुट करके, तो A3 किसकी इक्वल आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस A2। और यहाँ भी अगर आप देखें चूंकि A2 की वैल्यू 2 से लेस है, इस वजह से ये वैल्यू अंदर आने वाली वैल्यू 4 से लेस होगी, तो इसका स्क्वायर रूट 2 से लेस हो जाएगा। इट मीन A3 इज लेस देन 2। और इसी प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू रखें तो हम ये रिलेशन बना सकते हैं En इज लेस देन 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव बाई 2, यानी हमें पता चल गया कि सीक्वेंस की हर टर्म जो है वो 2 से लेस है। हर टर्म सीक्वेंस की अगर 2 से लेस है, इट मीन 2 इज एन अपर बाउंड, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव बाई 2। आल्सो सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो बाय स्क्वायर रूट 2। सबसे छोटी वैल्यू सीक्वेंस की स्क्वायर रूट 2 है, और फिर आगे आने वाली वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट 2 से बड़ी हैं, बढ़ रही हैं। इसका मतलब है कि सीक्वेंस आगे की तरफ जा रही है, लेकिन स्क्वायर रूट 2 से पीछे कोई टर्म नहीं आ सकती। आल्सो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो बाय स्क्वायर रूट 2, देयरफॉर स्क्वायर रूट 2 इज लोअर बाउंड। तो अगर बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, तो ये सीक्वेंस क्या बन गई, बाउंडेड सीक्वेंस। अब हम देखते हैं कि ये सीक्वेंस मोनोटॉनिक है या नहीं है। मोनोटॉनिक के लिए हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में से कोई एक केस जो है वो प्रूव करना होगा। तो मैं कंसिडर कर रहा हूं यहाँ पर रिलेशन En और उससे नेक्स्ट टर्म En+1 के स्क्वायर्स और उनके डिफरेंस के दरमियान रिलेशन को। En+1 स्क्वायर माइनस En स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस En होल स्क्वायर माइनस En स्क्वायर। इस En+1 की वैल्यू इस फार्मूले की मदद से पुट कर दी है। स्क्वायर्स को ओपन कर दें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसके फैक्टर्स बनाएं तो ये आ जाएंगे 2 माइनस an इंटू 1 प्लस an। अब चूंकि सीक्वेंस की तमाम टर्म्स 2 से लेस हैं, इसका मतलब है कि अगर 2 में से कोई 2 से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो ये पोर्शन आपके पास पॉजिटिव रहेगा। और चूंकि सीक्वेंस की सारी टर्म पॉजिटिव हैं, उनको 1 में ऐड करें तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये पोर्शन भी पॉजिटिव आ गया। दो पॉजिटिव वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। और यही रेफरेंस के तौर पर लिखा है, चूंकि सीक्वेंस की तमाम टर्म्स पॉजिटिव हैं और an जो है वो 2 से लेस है, ये 2 से लेस वाला रिजल्ट इसके पॉजिटिव करने के लिए और an पॉजिटिव इसको पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहा है। तो इससे ये साबित हुआ कि En+1 स्क्वायर माइनस En स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। अगर आप En स्क्वायर को इस साइड पे शिफ्ट करके स्क्वायर रूट लें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा En+1 इज ग्रेटर देन an, यानी हर सक्सीडिंग टर्म जो है वो प्रीसीडिंग टर्म से ग्रेटर है। दिस इंप्लाइज दैट दिस सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस आपके पास मोनोटॉनिक भी हो गई, बाउंडेड पहले हम प्रूव कर चुके थे, तो इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा जी। वही रिजल्ट यूज किया, एज एवरी बाउंडेड एंड मोनोटॉनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, दिस इंप्लाइज दैट दिस सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। लेट अस अज्यूम दैट अगर ये कन्वर्जेंट है तो किसी लिमिट को कन्वर्ज करेगी। हम वो लिमिट यहां पर सपोज करें कि वो स्मॉल l है। लेट अस अज्यूम दैट an कन्वर्जेस टू स्मॉल l। किसी भी सीक्वेंस के किसी वैल्यू को कन्वर्ज करने का मतलब क्या है कि सीक्वेंस की जनरल टर्म पर लिमिट को अप्लाई करें तो आपके पास उसकी लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी। तो en अगर l को कन्वर्ज करता है, इट मीन लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी en इज इक्वल टू l। और सीक्वेंस का बिहेवियर ये होता है कि सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करे तो उसकी लिमिट यूनिक होती है, यानी आप उसकी जर्नल टर्म en पर लिमिट अप्लाई करें या en+1 पर करें, en+2 पर करें, हर सीक्वेंस की टर्म जो है वो उस लिमिटिंग वैल्यू की तरफ ही कन्वर्ज करती है। तो अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी en l की इक्वल है तो फिर लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी en+1 भी l की इक्वल होगा। अब जो कि रिलेशन हमें शुरू में दिया हुआ था उसको दोबारा यूज करने जा रहे हैं। en+1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस en, दोनों साइड पर लिमिट को अप्लाई कर दिया। nth टर्म पर जब लिमिट अप्लाई होगी तब भी l आ जाएगा, और जब n+1 टर्म पर अप्लाई होगी तो तब भी इसका रिजल्ट l आ जाएगा। दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे
और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके मैंने फैक्टर्स बना लिए, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर जीरो की इक्वल आ रही हैं, तो फिर लाजमी है कि उनमें से कोई एक वैल्यू जीरो होगी। अलग-अलग जीरो की इक्वल रखें तो सेकंड केस जो है इसमें एल की वैल्यू आ रही है -1। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हम सीक्वेंस के बारे में ये कह चुके हैं कि सीक्वेंस में जो सबसे छोटी टर्म है a1 वो √2 है, यानी वो टर्म पॉजिटिव है, और फिर आगे आने वाली तमाम टर्म्स उससे बड़ी हैं, यानी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो सबसे छोटी टर्म अगर पॉजिटिव है तो फिर आगे आने वाली तमाम टर्म्स भी पॉजिटिव हैं, तो लिमिटिंग वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर जो l = -1 है, ये केस पॉसिबल नहीं है। तो फिर सीक्वेंस की एक ही लिमिट रह गई और वो कौन सी है? 2। तो इससे ये शो हुआ कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और 2 को कन्वर्ज करती है। जी, नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 जो है वो सीरीज से रिलेटेड है। तो इस एक्सरसाइज के सोल्यूशन से पहले हम देखते हैं कि सीरीज होती क्या है। सीरीज असल में सीक्वेंस की ही टर्म से बनती है कि सीक्वेंस की आप तमाम टर्म्स को ऐड करते हैं तो जो एडिशन या सम का जो एक्सप्रेशन बनता है वही सीरीज कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, लेट an बी अ सीक्वेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a1 + a2 + a3 + so on + an + so on, यानी आपने इस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स को ऐड कर दिया है। दिस एक्सप्रेशन कंटेनिंग इनफाइनेटली मैनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस an, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीरीज। द सीरीज इज सिंबॉलिकली रिटन एज summation n = 1 to infinity an or summation from 1 to infinity an। जी, नेक्स्ट हमने देखना है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द सीरीज बाय यूजिंग पार्शियल सम, यानी सीरीज के अगर आप पार्शियल सम्स लें तो उनकी मदद से सीरीज के बिहेवियर के बारे में हम कैसे बता सकते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। इसके लिए मैं एक सीरीज ले रहा हूँ, लेट समेशन 1 to infinity an बी अ सीरीज, कंसिडर द पार्शियल सम। अगर आप इस सीरीज को ओपन करें तो ये सीरीज है a1 + a2 + a3 + a4 + so on। आप अगर इस सीरीज की सिर्फ फर्स्ट a1 टर्म जो है उसको लें, एक सम की वैल्यू को, तो उसको हम s1 से डिनोट करेंगे, और अगर इस सीरीज की पहली दो वैल्यूज लें a1 + a2 तक, तो इसको हम s2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और अगर तीन टर्म्स लें a1 + a2 + a3, इन तीन टर्म्स का जो सम है इसको हम s3 का नाम दे देते हैं। और फिर इसी प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू रखें तो जो n टर्म्स का सम है उस सम को हम Sn का नाम दे देंगे, और ये प्रोसेस इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा, सो ऑन। तो हमारे पास ये जो पार्शियल सम है उसकी सीक्वेंस आ गई, Sn = S1 S2 S3 सो ऑन। अब आप सीक्वेंस की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस जो है वो पिछली एक्सरसाइज के अंदर पढ़ के आए हैं, उसी रिलेशन को यूज करते हुए हम इस सीक्वेंस की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस देखेंगे। अगर ये सीक्वेंस Sn की जो है ये कन्वर्ज करेगी तो जो पेरेंट सीरीज पड़ी हुई है वो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर ये जो पार्शियल सम की सीक्वेंस है ये डाइवर्जेंट होगी तो फिर पेरेंट सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। तो इसी के बारे में नेक्स्ट लिखा है, इज पार्शियल सम सीक्वेंस, इफ दिस सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट देन द सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट, इफ Sn is divergent so does the series summation 1 to infinity an। नेक्स्ट है जी कि किसी सीरीज के बारे में डायरेक्ट हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो सीरीज डाइवर्जेंट है। तो डाइवर्जेंट ऐसी है कि अगर आपके पास कोई सीरीज हो an, आप उसकी जनरल टर्म an जो है उस पर लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई कर दें, अगर उसका आंसर 0 की इक्वल नहीं आता, यानी कोई डेफिनेट रियल नंबर आ जाता है या अनडिफाइंड हो जाता है, तो ऐसे केस में वो जो आपके पास गिवन सीरीज होगी वो लाजमी डाइवर्जेंट है। और इसका बेसिक रिजल्ट ये है कि कन्वर्जेंट सीरीज जो है उसकी एन टर्म पर लिमिट अगर अप्लाई करें तो वो हमेशा 0 की इक्वल आती है। तो इसी का कॉन्सिक्वेंस जो बनता है डाइवर्जेंट टेस्ट के लिए कि अगर किसी सीरीज की एन टर्म जो है उसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 की इक्वल नहीं आती तो फिर वो लाजमी है कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगी बल्कि वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगी। तो ये एक आसान टेस्ट है कि अगर हमें जनरल टर्म पर
पता चल जाए कि उसकी एन टर्म जो है उस पर लिमिट अप्लाई करने पर आंसर 0 के इक्वल नहीं आता, तो फिर हम डायरेक्ट इसी टेस्ट का रेफरेंस दे के कह सकते हैं कि सीरीज डाइवर्जेंट है। जी नेक्स्ट है जी बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट असल में दो सीरीज के दरमियान कंपैरिजन के तौर पर यूज होता है। लेट summation an and summation bn be series of positive terms with the relation an is less than or equal to bn for each n varies from 1 to 3 and so on। यानी अगर आपके पास दो सीरीज की जनरल टर्म्स जो हैं उनके दरमियान ये रिलेशन हो, या सीरीज की टर्म्स के दरमियान ये रिलेशन हो ए एन इज लेस देन आर इक्वल टू बी एन, हर इंडेक्स 1 2 3 सो ऑन के लिए, यानी A1 जो है वो B1 से लेस हो, A2 जो है वो B2 से लेस हो, A3 B3 से लेस आर इक्वल हो, A4 B4 से एंड सो ऑन, AN जो है वो BN से, तो फिर इनसे बनने वाला जो सम होगा वो भी डेफिनेटली इन टर्म्स के सम से लेस आर इक्वल होगा। यानी रिलेशन क्या बना, सुमेशन AN इज लेस देन आर इक्वल टू सुमेशन BN। अब ये जो आपके पास दो सीरीज बन गई हैं, इन सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से कैसे देख सकते हैं। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट कहता है कि अगर बड़ी सीरीज जो है सुमेशन BN जो है ये अगर कन्वर्ज करेगी तो फिर छोटी सीरीज जो है सुमेशन AN ये भी कन्वर्ज होगी, यानी बड़े सीरीज के कन्वर्ज करने से छोटी सीरीज कन्वर्ज करेगी। सेकंड केस क्या है कि अगर छोटी सीरीज डाइवर्जेंट है तो फिर इसकी मदद से आप कह सकते हैं कि बड़ी सीरीज भी डाइवर्जेंट है, तो छोटी सीरीज के डाइवर्ज करने पर बड़ी सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। तो ये दो केस हैं बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के लिए। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप समेशन EN की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करना चाह रहे हैं, ये BN पर अगर डिपेंड कर रही है, BN बड़ी सीरीज है, अगर BN डाइवर्ज कर जाए, BN डाइवर्ज कर जाए यानी बड़ी सीरीज डाइवर्ज कर जाए, तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट बड़ी सीरीज के डाइवर्ज करने से छोटी सीरीज के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट सिंपली बड़ी सीरीज के कन्वर्ज करने से छोटी सीरीज के कन्वर्ज करने का तो बता सकता है, लेकिन बड़ी सीरीज अगर डाइवर्ज करेगी तो हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की मदद से ये नहीं कह सकते कि छोटी भी डाइवर्ज करेगी। ये फेलियर केस है इसका। बिल्कुल सेम इसी तरह कि अगर आप बड़ी सीरीज का बिहेवियर चेक करना चाह रहे हैं जो कि छोटी सीरीज पर डिपेंड कर रहा है, अब छोटी सीरीज अगर आपको पता चल जाए कि EN कन्वर्जेंट है, तो EN के कन्वर्ज करने से हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि BN भी कन्वर्ज करेगा, यानी छोटी सीरीज के कन्वर्ज करने से बड़ी सीरीज का कन्वर्ज करना जरूरी नहीं है। इसी तरह बड़ी सीरीज के डाइवर्ज करने से छोटी सीरीज का डाइवर्ज करना जरूरी नहीं है। तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट है असल में क्या कि अगर बड़ी सीरीज कन्वर्ज करे तो फिर लाजमी है कि छोटी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, और अगर छोटी सीरीज डाइवर्ज करे तो फिर लाजमी है कि बड़ी सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। जी नेक्स्ट है जी लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो है ये भी दो सीरीज के दरमियान यूज होता है। आपके पास क्वेश्चंस के अंदर एक सीरीज होगी EN, उसकी मदद से आप दूसरी सीरीज BN खुद बनाएंगे, और जब आपके पास दो सीरीज बन जाएंगी AN और BN तो आप दोनों की जनरल टर्म लेंगे, उनके क्वोशंट पर लिमिट को अप्लाई करेंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे कि किस तरह का है। सपोज कि हमने जो क्वोशंट बनाया है उसकी लिमिटिंग वैल्यू का रिजल्ट L आ जाता है, तो इस L को देखा जाएगा कि ये L किस तरह का है। पहला केस ये है कि अगर लिमिटिंग वैल्यू का आंसर डेफिनेट रियल नंबर आता है लेकिन किसकी इक्वल नहीं है, 0 की इक्वल नहीं है, देन बोथ सीरीज बिहेव अलाइक, तो फिर दोनों सीरीज का बिहेवियर एक जैसा हो जाएगा। आपने असल में चेक करना था EN का, आपने EN की मदद से नई सीरीज बनाई थी BN, तो पहला केस ये कहता है कि दोनों सीरीज का बिहेवियर एक जैसा होगा, तो अगर एक जैसा है तो BN अगर कन्वर्ज करेगा तो फिर AN भी कन्वर्ज करेगा, और अगर BN डाइवर्ज करेगा तो फिर AN भी डाइवर्ज करेगा। दूसरा केस ये है कि अगर क्वोशंट पर लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करें और इसका आंसर 0 आ जाता है, तो चूंकि असल में आपने तो EN की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करनी थी, तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि अगर इस क्वोशंट का आंसर 0 है तो फिर आप BN को देखें, BN अगर कन्वर्ज करेगा तो फिर EN भी कन्वर्ज करेगा। और तीसरा केस ये है कि अगर इस क्वोशंट की लिमिट का रिजल्ट इन्फिनिटी आ जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, तो फिर जो आपने खुद से सीरीज बनाई थी समेशन BN, उसके डाइवर्ज करने पर गिवन सीरीज समेशन EN भी डाइवर्ज करेगी। अब इसमें दो फेलियर केस भी हैं
कि अगर आपके पास क्वेश्चन का आंसर 0 आ रहा है तो आपने ये कहा है कि बी एन के कन्वर्ज करने से ए एन कन्वर्ज करता है। आपके पास अगर क्वेश्चन का आंसर 0 है और आप बी एन की जो सीरीज है उसका बिहेवियर देखते हैं, वो कन्वर्ज करने की बजाय अगर डाइवर्ज कर जाए तो फिर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आप यहां पर यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब है ऐसा केस जिसमें क्वेश्चन का आंसर 0 और बी एन डाइवर्ज कर जाए, फिर वहां पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट फेल हो जाएगा। एक और केस भी है जहां पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट फेल हो जाएगा। वो कैसा केस है कि अगर आप क्वेश्चन का आंसर चेक करते हैं, उसका आंसर इन्फिनिटी आ जाता है यानी डिफाइन नहीं रहता, और जो बी एन की सीरीज है वो डाइवर्ज करने की बजाय कन्वर्ज कर जाती है, तो इस केस में भी आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के बिहाफ पर ये नहीं कह सकते कि ई एन जो है उसका बिहेवियर क्या होगा। अगर क्वेश्चन का आंसर इन्फिनिटी है तो फिर बी एन को डाइवर्ज करना चाहिए, अगर बी एन कन्वर्ज कर जाएगा तो फिर इस केस में भी जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है ये फेल हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक सीरीज। लेट summation en be a series, then this series is called geometric if the quotient en plus 1 over en remains same for each n greater than or equal to 1। यानी हर इंडेक्स n 1 या 1 से बड़े के लिए जो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो क्वोशंट है ये अगर एक जैसा रहता है, हर पेयर के लिए सेम रहता है, तो फिर ऐसी सीरीज को हम ज्योमेट्रिक सीरीज का नाम देंगे। मतलब क्या बना कि अगर हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान जो रेशो है वो अगर सेम हो तो ऐसी सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज कहलाती है। दैट इज इट हैज अ कॉमन रेशो, और कॉमन रेशो को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे फॉर ईच पेयर ऑफ कंसेक्टिव टर्म्स। अगर आपके पास कोई सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये आपको पता चल गई, यानी आपने हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान रिलेशन से देख लिया कि सीरीज क्वेश्चन जो है वो सेम रह रहा है, तो सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो फिर ज्योमेट्रिक सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस कैसे चेक की जाती है? ज्योमेट्रिक सीरीज में कॉमन रेशो जो है उसी से हम चेक कर सकते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। इफ द मॉड ऑफ आर इज लेस देन 1, यानी अगर आपके पास आर मॉड जो है वो लेस देन 1, कॉमन रेशो की वैल्यू -1 और +1 के दरमियान आती है, तो फिर ऐसी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट सीरीज होगी। इफ द कॉमन रेशो आर मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी ये वैल्यू जो आर मॉड की है अगर ग्रेटर देन 1 हो जाए तो फिर एस सी या इक्वल टू 1 हो जाए तो ऐसी सीरीज कन्वर्जेंट नहीं बल्कि डाइवर्जेंट होगी। अब अगर आर मॉड लेस देन 1 है तो आपके पास सीरीज जो है उसकी फाइनाइट टर्म्स का सम कैसे फाइंड कर सकते हैं, या उस पूरी इनफाइनाइट जो ज्योमेट्रिक सीरीज है उसका सम कैसे फाइंड कर सकते हैं? फाइनाइट टर्म्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है? a इंटू 1 माइनस आर पावर n ओवर 1 माइनस आर, और इनफाइनाइट टर्म जो है उसका फार्मूला है a ओवर 1 माइनस आर। ये जो असल में फार्मूला है ये इसी से ही आया है। आप जब कह रहे हैं कि r मॉड लेस देन 1 है, r मॉड लेस देन 1 हो, 1 से छोटा हो, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है, 0 मॉड है चूंकि तो नॉन नेगेटिव होगा, 0 और 1 के दरमियान आ गया अगर 1 से छोटा है तो 0 और 1 के दरमियान आने वाले नंबर जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब जब आप उनकी पावर बढ़ाते हैं उनका आंसर कम होता जाता है। तो जब आप पावर इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तो इस r पावर इन्फिनिटी का आंसर 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी, तो ये बच गया a इंटू 1 माइनस 0। इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं? a, और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। तो ये हमारे पास फार्मूले आ गए कि अगर फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है तो उसको आपने उसका सम फाइंड करना है तो इस फार्मूले से फाइंड करेंगे, और अगर आपके पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है तो उसका सम आप इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। यहां पर एक तो हमने रिलेशन ये देखा है कि अगर आपके पास कंसेक्टिव टर्म्स हैं, कंसेक्टिव टर्म्स के जो क्वोशंट है वो अगर सेम रहे तब हम उसको ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। एक और वे में भी हमें पता चल जाता है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, यानी अगर आपके पास ऐसी सीरीज आ जाए जिसमें एक ही वैल्यू की पावर बन जाए तो लाजमी है कि ऐसी सीरीज आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज होगी। जैसे समेशन 2 पावर n है, तो यहां पर 2 की पावर्स हर इंडेक्स के अंदर आएंगे, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3। तो ऐसी सीरीज जिसमें एक ही टर्म की एक ही वैल्यू की होल पावर आ जाए, ऐसी सीरीज भी आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाती है। नेक्स्ट है जी पी सीरीज, या इसे हम
हाइपर हार्मोनिक सीरीज भी कहते हैं। द सीरीज सुमेशन 1/n पावर p, आप n के इंडेक्स इसमें पुट करें तो ये आ जाएगा 1/1 पावर p प्लस 1/2 पावर p प्लस 1/3 पावर p प्लस so on, यानी जिसमें पावर फिक्स हो जाए, बेस वेरिएट कर रही हो 1/n पावर p टाइप की जो सीरीज है, ये सीरीज कहलाएगी p सीरीज। इधर p सीरीज, अब p सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस जो है वो पावर पर डिपेंड करती है। इफ p is greater than 1 then the series is convergent, and if p is less than or equal to 1 then the series is divergent। इसका रिलेशन ज्योमेट्रिक सीरीज के साथ अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा उल्ट है। जैसे ज्योमेट्रिक सीरीज में कॉमन रेशो कन्वर्जेंस के बारे में यूज किया जाता है। कॉमन रेशो का मॉड जो है वो लेस देन 1 हो तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है, जबकि पी सीरीज में p लेस देन 1 हो तो ये डाइवर्जेंट होती है, और वहां पर कॉमन रेशो ग्रेटर देन 1 हो तो ज्योमेट्रिक सीरीज डाइवर्ज कर जाती है, जबकि p सीरीज में p ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज कन्वर्ज करती है। तो दोनों के दरमियान कंपैरिजन अगर हम ज़हन में रखें तो दोनों के रिलेशन को याद रखना आसान हो जाता है। नेक्स्ट इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जी, कि एक पहली मैंने सीरीज लिखी है सुमेशन 1 to infinity 1/n। अब इसमें p की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो हमने कहा है कि p अगर 1 हो या 1 से छोटी हो तो ऐसी सीरीज डाइवर्जेंट होती है, तो ये सीरीज डाइवर्जेंट है। इस सीरीज को हम इस सीरीज को हम हार्मोनिक सीरीज भी कहते हैं। नेक्स्ट है जी सुमेशन 1/n पावर 1/2। इसमें p की वैल्यू जो है वो 1/2 है, विच इज लेस देन 1। अगेन इसी रिलेशन से p लेस देन 1 हो तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है, तो ये सीरीज भी आपके पास डाइवर्जेंट आ गई। और आखिर में जो हम एग्जांपल ले रहे हैं इसमें है जी p की वैल्यू 3/2 ग्रेटर देन 1 है, तो ये p सीरीज कन्वर्जेंट होगी इस रिलेशन के मुताबिक कि p अगर ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है जी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है सुमेशन 1 to infinity cos ऑफ n। आपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए सबसे पहले ये देखना है कि हमने किस टेस्ट से इसको सिंप्लीफाई करना है, और सबसे आसान अप्रोच जो है वो डाइवर्जेंट टेस्ट की है। सबसे पहले आप रफ में देख लें कि जो जर्नल टर्म है उस पर लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई करने पर उसका आंसर ज़ीरो के अलावा कोई नंबर तो नहीं आ रहा। अगर नॉन ज़ीरो कोई भी वैल्यू आती है तो फिर आप वहीं पर इसका रेफरेंस दे सकते हैं कि डाइवर्जेंट टेस्ट से ये सीरीज़ डाइवर्जेंट है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें जो सीरीज़ की जर्नल टर्म है cos पाई n, इसको मैं an की इक्वल लिखूंगा। हर सीरीज़ जो है उसको हम an से ही रिप्रेजेंट करेंगे। cos की जो वैल्यूज़ हैं उनके रिजल्ट किस तरह से वेरिएट करते हैं, देखें यहाँ पर इंडेक्स है 1 से इन्फिनिटी तक। अगर आप n की जगह 1 पुट करें तो cos पाई बनता है जो कि -1 है। अगर n की वैल्यू 2 पुट करें तो cos 2 पाई बनता है जो कि +1 है। cos 3 पाई -1 4 पाई +1 एंड सो ऑन, ये वैल्यू 1 और -1 ही वेरिएट होती रहती है। तो इसका मतलब है कि en जो है जर्नल टर्म, इसकी दो ही पॉसिबल आंसर हो सकते हैं कि अगर आपने n even यूज़ किया है तो इसकी वैल्यू +1 होगी, और अगर आपने n odd यूज़ किया है तो फिर इसकी वैल्यू -1 होगी। अब आप जर्नल टर्म पर अगर आप लिमिट अप्लाई करें, en का तो रिजल्ट ही +-1 है, तो इस पर जब आप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, +-1। अब दोनों केसेस में देखें इसका रिजल्ट जो है जर्नल टर्म पर वो 0 नहीं आया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो डाइवर्जेंट टेस्ट ये कहता है कि जर्नल टर्म पर अगर लिमिटिंग वैल्यू 0 की इक्वल नहीं है तो फिर ऐसी सीरीज डाइवर्जेंट होगी। सो बाय डाइवर्जेंट टेस्ट द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है जी, जिसमें सीरीज दी गई है 0 से इन्फिनिटी तक 1/2 + x पावर n प्रोवाइडेड दैट x mod इज लेस देन 1। अगर हम इस सीरीज को ओपन करें तो ये वैल्यू इस तरह से आपके पास आ जाएगी, इंडेक्स n की वैल्यू पुट करते जाएं। पहली वैल्यू n की जगह 0 पुट करें तो 2 + x पावर 0 1 हो जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म इसकी आपके पास 1 आ चुकी है। अब हम ये पढ़ के आए हैं, पहले हमने डिस्कस किया है कि अगर एक ही टर्म की पावर n बनाई जा सकती हो तो ऐसी सीरीज लाजमी ज्योमेट्रिक सीरीज है। आप ऐसे भी दे सकते हैं कि
सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पर डिवाइड करें या थर्ड टर्म को सेकंड टर्म पर डिवाइड करें तो ये आपके पास रेशो सेम रहती है। तो ऐसी सीरीज जिसमें हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान रेशो सेम हो उसको आपने ज्योमेट्रिक सीरीज का नाम दिया था। विच इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशो, सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 + x। अब मुझे ये जो सीरीज है इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है, तो कॉमन रेशो जो है उसके बारे में अभी हमें श्योर नहीं है कि ये लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। अगर तो यहां पर ही हमें पता चल जाता कि ये लेस देन 1 है तो हम यहीं पर कह देते कि ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। लेकिन चूंकि कॉमन रेशियो r जो है वो x पर डिपेंड कर रहा है तो हम x की मदद से देखेंगे कि इसका रिजल्ट जो है वो किस तरह का आता है, कि वो कन्वर्जेंट बनती है या डाइवर्जेंट बनती है। n टर्म्स में यहां तक जो फाइनाइट टर्म्स हैं इनका सम फाइंड करने जा रहा हूं। Sn फार्मूला a × 1 - r पावर n/1 - r। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म 1 है तो ये वैल्यू खत्म हो गई, बाकी r की वैल्यू ऊपर और नीचे पुट कर दी, n को अलग-अलग किया है, ऊपर और नीचे एलसीएम ले लिया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। यानी इस वैल्यू को उल्टा के मैंने शुरू में लिख लिया और ये वाली वैल्यू इसी तरह से यहां पर आ गई। अब इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया है। नेक्स्ट हमें x मॉड के बारे में बताया हुआ है कि x मॉड लेस देन 1 है। अगर हम इस मॉड को ओपन करें, x मॉड लेस देन 1 का मतलब क्या है कि x ग्रेटर देन -1 है और लेस देन +1 है। आप इस पूरी इनइक्वालिटी को 2 से ऐड करें तो -1 + 2 1 आ जाएगा, x + 2 1 + 2 3 आ जाएगा। तो इस रिजल्ट को अब हम यूज करेंगे, ये हमें पता चल गया कि x + 2 की वैल्यू 1 से बड़ी है और 3 से छोटी है, इसके दरमियान में आती है। तो जो हमने पहले Sn की वैल्यू निकाली थी उसी पर लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई कर देते हैं ताकि S इन्फिनिटी बनाया जा सके। लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे, पहली वैल्यू में n नहीं आ रहा तो ये लिमिट से बाहर आ जाएगा। इसमें जब आप यहां पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 + x पावर इन्फिनिटी बनेगा। और अभी आप यहां पर क्या आए हैं कि 2 + x जो है वो 1 से बड़ा है, और 1 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब जब आप उनकी पावर बढ़ाते जाते हैं उनका आंसर बढ़ता जाता है। तो ये 1 से बड़ी वैल्यू की जब पावर आप इन्फिनिटी लेंगे तो ये वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी, तो यहां आ जाएगा 1/∞। तो 1/∞ का रिजल्ट 0, ये वैल्यू खत्म हो जाएगी, 1 बच गया, उसको इसी से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका मतलब है कि जो हमने पार्शियल सम की सीक्वेंस की जनरल टर्म ली थी उस जनरल टर्म पर लिमिटिंग वैल्यू आपके पास 2 + x/1 + x आ चुकी है। तो ये जो पार्शियल सम की सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है और इस वैल्यू को कन्वर्ज कर रही है। और अगर पार्शियल सम की सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाए तो फिर पेरेंट सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाती है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 3, सुमेशन 0 to ∞ 2 पावर n/2/3 पावर n। इस सीरीज को मैं एक ही वैल्यू की पावर में लिख रहा हूं। अगर पावर n को होल पावर में शिफ्ट करें तो ऊपर बच जाएगा 2 पावर 1/2 यानी √2 और नीचे 3। इसको एक्सपेंड करें तो ये आपके पास पावर 0 1 2 3 सो ऑन। और हम ये देख के आए हैं कि अगर एक ही वैल्यू की पावर में कोई सीरीज लिखी जा सकती हो तो ऐसी सीरीज कन्वर्जेंट सीरीज ऐसी सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज होती है। विच इज एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशो r = सेकेंड टर्म को फर्स्ट पर या थर्ड टर्म को सेकंड पर डिवाइड करें तो कॉमन रेशो की वैल्यू √2/3 आती है, विच इज लेस देन 1। और ज्योमेट्रिक सीरीज का बिहेवियर है कि कॉमन रेशो लेस देन 1 हो तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है। तो ये सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट होगी। लेकिन इन क्वेश्चंस में सिर्फ हमें ये नहीं चेक करने के लिए कहा गया कि ये बताएं कि क्या सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, अगर साथ में ये भी पूछा गया कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो बताएं कि उस सीरीज का सम क्या होगा। तो अब हम इस सीरीज का सम फाइंड करने के लिए पार्शियल सम की सीक्वेंस की टेक्निक यहां पर यूज करेंगे। पार्शियल सम की सीक्वेंस Sn जो है उसी पर लिमिट अप्लाई करके आप फाइंड कर लें, या डायरेक्ट S इन्फिनिटी जो है उसको आप डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे। तो S इन्फिनिटी की वैल्यू के लिए आपने फार्मूला लिखा था a/1 - r। इसमें a और r की वैल्यू पुट कर दें। पहली वैल्यू 1 है तो a की जगह 1 आ जाएगा और r की जगह √2/3 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, नीचे स्क्वायर रूट जो है उसको खत्म करने के लिए रैशनलाइज कर लें तो ये आपके पास S इन्फिनिटी की ये वैल्यू आ गई। यानी इस पार्शियल सम की
जो इन्फिनिट टर्म्स का सम है वो किसकी इक्वल है 3/7 इंटू 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो यही आपके पास सीरीज का सम आ गया है। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है और इस सम को कन्वर्ज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है जी, समेशन 1/2 पावर n माइनस 1/2 पावर n प्लस 1। सेकेंड वैल्यू को ब्रेक करके लिख लिया 1/2 पावर n इंटू 1/2। फिर दोनों में से 1/2 पावर n को कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा 1 माइनस 1/2। इनको सिंप्लीफाई करें तो 1/2 आ गया, उसको पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन गया 1/2 पावर n प्लस 1। इसको होल पावर में लिख लिया। अब a की टर्म की पावर बन रही है तो ये सीरीज आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसको एक्सपेंड करके लिख लिया इंडेक्स 1 से ऑनवर्ड, विच इज इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशो r इज इक्वल टू 1/2 विच इज लेस देन 1, सो इट इज कन्वर्जेंट। अब अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो ये तो हमें पता चल गया, लेकिन साथ में ये भी पूछा गया है कि ये किस वैल्यू को कन्वर्ज करती है, यानी इसका सम होगा क्या। तो ज्योमेट्रिक सीरीज के सम को फाइंड करने का फार्मूला है s इंफिनिटी विच इज इक्वल टू a/1 माइनस r। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1/2 स्क्वायर यानी 1/4 है और r की वैल्यू 1/2 है। नीचे वाली वैल्यू का आप एलसीएम लें तो ये आ जाएगा 1/2 और ऊपर 1/4, इसको कैंसिल करें तो ऊपर 2 बच गया, 1/2 इसका सम आ गया। यानी ये सीरीज जो आपके पास है ये कन्वर्जेंट है और इसका सम 1/2 है। क्वेश्चन 5 जो है इसमें आपको जो सीरीज दी जा रही है इसकी जर्नल टर्म मैंने लिखी है। अब ये डायरेक्ट ना किसी फॉर्म की सीरीज है, जैसे पहले आप सॉल्व कर रहे थे तो जो मैट्रिक सीरीज थी ऐसी अब ये डायरेक्ट सीरीज नहीं है। तो नीचे आने वाली जो वैल्यू है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इसके फैक्टर्स बना लिए, फैक्टर्स बनाए हैं तो ये आपके पास दो लीनियर फैक्टर आ गए 3n प्लस 2 और 3n माइनस 1। तो अगर आपके पास क्वेश्चन फॉर्म में फैक्टर्स नीचे मल्टीप्लाई हो तो उनको रिजॉल्व करने के लिए आप पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक यूज करते हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक को यूज करते हुए इन्हें हम रिजॉल्व कर लेते हैं जी। इस क्वेश्चन को कंसिडर कर लिया हमने पार्शियल फ्रैक्शन की टेक्निक के मुताबिक। फर्स्ट फैक्टर को a/3n प्लस 2 की फॉर्म में और सेकंड को b/3n माइनस 1 की फॉर्म में लिख लिया। इसको आप इक्वेशन का नाम दे दें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय द एलसीएम विच इज 3n प्लस 2 इंटू 3n माइनस 1। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड में 1 बच जाएगा और इसी को जब आप इस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n प्लस 2 का फैक्टर कैंसिल होगा तो 3n माइनस 1 आ जाएगा। और जब आप इस वैल्यू को इस b वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे से 3n माइनस 1 कैंसिल होगा तो दूसरा फैक्टर 3n प्लस 2 वाला आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन का नाम दे दें। नेक्स्ट अब आप देखें 1/1 लीनियर फैक्टर को 0 की इक्वल पुट करेंगे लीनियर फैक्टर की टेक्निक के मुताबिक। पहला लीनियर फैक्टर है 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से n की वैल्यू निकली -2/3। इसको आप उस इक्वेशन में पुट करते हैं जो एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के बाद आती है, तो इसके अंदर आप पुट कर दें। आपने 3n प्लस 2 को 0 की इक्वल पुट किया है जो कि b के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब है जब आप इसको 0 की इक्वल पुट करेंगे तो b वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा। a वाले फैक्टर में आप n की जगह -2/3 पुट कर दें, तो यहाँ n की जगह मैंने -2/3 पुट कर दिया है। 3 से कैंसिल हो गया तो -2 -1 -3 बन गया, तो a की वैल्यू आ गई -1/3। अब इसी तरह नेक्स्ट दूसरे लीनियर फैक्टर को, ये जो आपके पास सेकंड लीनियर फैक्टर है, इसको 0 की इक्वल पुट करें तो यहाँ से n की वैल्यू आती है 1/3। इसको इक्वेशन 2 में पुट करना है। यहाँ देखें आपके पास 3n माइनस 1 को आपने 0 की इक्वल पुट किया है जो कि a के अंदर आ रहा है, तो a में जब आप इस वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो ये वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। b में आप n की जगह 1/3 पुट कर दें, ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर 1 बच गया, 1 प्लस 2 ये दोबारा 3b बन जाएगा, तो b की वैल्यू 1/3 आ गई। जो आपने a और b अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज निकाली हैं इनको रिटर्न कर दें जहाँ से आपने ये अल्फ़ाबेट स्टार्ट किए थे इक्वेशन 1 के अंदर। सो इक्वेशन 1 बिकम्स a और b की वैल्यू पुट कर दी हमने, उसके बाद ये जो टर्म है ये असल में an की इक्वल है, तो ये आपके पास an की वैल्यू आ गई है। अब मैं यहाँ पर इस सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करना चाह रहा था कि अगर ये सीरीज कन्वर्ज करती है तो इसकी लिमिट यानी इसका सम क्या होगा। तो ये आपके पास जो an की वैल्यू आई है इससे डायरेक्ट अब इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पता नहीं चल रही, तो इसको हम पार्शियल सम की जो सीक्वेंस है उसकी मदद से सिंप्लीफाई करेंगे। एज वी नो दैट Sn इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस so on प्लस an।
अब यहाँ पर a1 की वैल्यू पुट करने के लिए इसी an में आप n की जगह 1 पुट करें तो क्या बन जाएगा -1/3 इंटू 5 प्लस 1/3 इंटू 3 इंटू 1 माइनस 2 सॉरी 3 इंटू 1 माइनस 1 ये आपके पास 2 आ जाएगा, यानी 1/3 इंटू 2 आ जाएगा। इसी तरह n की जगह 2 पुट करेंगे तो a2 की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो a3 की वैल्यू और n के लिए यही an की वैल्यू आ जाएगी। ये सारी वैल्यूज अब यहाँ पर आप पुट कर दें इस Sn के अंदर। तो जब आप a1, a2, a3 सो ऑन an की वैल्यूज पुट कर देंगे तो अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर जो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं इसमें फर्स्ट पोर्शन के अंदर जो -1/3 इंटू 5 आ रहा है ये सेकंड में सेकंड वैल्यू के साथ कैंसिल हो रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। नेक्स्ट इसी तरह अगर आप देखें कि -1/3 इंटू 8 जो है वो इसका फर्स्ट सेकंड के सेकंड से कैंसिल हो रहा है, यानी सीक्वेंस इस तरह से बन रही है कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो नेक्स्ट के सेकंड से कैंसिल हो रही है और नेक्स्ट की फर्स्ट वैल्यू जो है वो नेक्स्ट के सेकंड से कैंसिल हो रही है, फिर ये वैल्यू जो है वो नेक्स्ट के सेकंड से कैंसिल होगी एंड सो ऑन। ये प्रोसेस इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर जो सेकंड लास्ट टर्म होगी उसका जो फर्स्ट होगा वो इसके लास्ट से कैंसिल हो जाएगा और फिर इसी तरह अगर ये आप इन्फिनिट तक ले जाएं तो फिर ये वाली वैल्यू जो है वो आगे इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी। लेकिन चूंकि हम n टर्म के लिए इसको यूज कर रहे हैं तो इसमें फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई, नेक्स्ट की फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई, ये टर्म नेक्स्ट से कैंसिल हो गई, ये टर्म नेक्स्ट के सेकंड से कैंसिल, ये टर्म नेक्स्ट के सेकंड से कैंसिल। तो इसमें फर्स्ट के अंदर ये टर्म जो है ये किसी वैल्यू से कैंसिल नहीं हुई। सिमिलरली लास्ट पोर्शन जो है इसके अंदर ये वाली वैल्यू जो है ये किसी टर्म के साथ कैंसिल नहीं हुई क्योंकि इसने नेक्स्ट के सेकंड से कैंसिल होना था, इससे आगे कोई वैल्यू नहीं आ रही, जिसका मतलब है ये वैल्यू बच गई और यहां पर ये वाली वैल्यू बच गई। तो दोनों को एज इट इज लिख लिया। अब ये Sn की वैल्यू है, इस पर लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई करें यहाँ इन्फिनिटी पुट करें तो आपके पास 0 आ जाएगा, यानी वैल्यू बन गई 1/6। तो पता क्या चला कि जो पार्शियल सम की सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज कर रही है 1/6 को। तो हम पढ़ के आए हैं कि अगर पार्शियल सम की सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो तो फिर पेरेंट सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाती है और जिस वैल्यू को पार्शियल सम की सीक्वेंस कन्वर्ज करती है उसी वैल्यू को पेरेंट सीरीज भी कन्वर्ज करती है। तो पार्शियल सम की सीक्वेंस 1/6 को कन्वर्ज कर रही है तो फिर पेरेंट सीरीज जो है वो भी 1/6 को ही कन्वर्ज करेगी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 8 तक जो क्वेश्चंस हैं इनमें आपको सीरीज के n टर्म्स का पार्शियल सम दिया जा रहा है और आपको कहा जा रहा है कि बताएं कि ये असल में किस सीरीज के n टर्म्स का पार्शियल सम है, यानी सीरीज फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है और फिर ये कहा जा रहा है कि जब आप सीरीज फाइंड कर लें तो फिर बताएं कि क्या वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। किसी भी सीरीज को अगर फाइंड करना हो तो उसकी जर्नल टर्म का पता होना ज़रूरी है, यानी जिसको हम an से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो an की वैल्यू आपके पास होना ज़रूरी है। an की वैल्यू जो है वो हम इस रिलेशन से निकाल सकते हैं Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn की वैल्यू जो है वो a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस an और Sn माइनस 1 की वैल्यू a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an माइनस 1। इसमें an माइनस 1 तक के जो फैक्टर्स हैं वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यूज आएंगी उनसे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ सिंपली बच जाएगा आपके पास an, यानी an की वैल्यू है Sn माइनस Sn माइनस 1। इसी रिलेशन को यहाँ हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। an की वैल्यू आपके पास आ जाए तो सीरीज आप फॉर्म कर सकते हैं एज an इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn की जगह तो डायरेक्ट यही वाली वैल्यू पुट कर दी और Sn माइनस 1 के लिए आप इस Sn के अंदर n की जगह n माइनस 1 पुट कर दें तो Sn माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू आपने Sn माइनस 1 की जगह पुट कर दी है और फिर इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद इनको सिंप्लीफाई करें, ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ऊपर जो वैल्यूज़ कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर दें तो ऊपर सिंपल बच जाएगा 3 और नीचे ये वाली वैल्यूज़ इसी तरह से आ गई। ये आपके पास वैल्यू आ गई en की, इसी के ऊपर समेशन अप्लाई कर दें तो आपके पास ये सीरीज़ बन गई। क्वेश्चन का पहला हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। आपको कहा गया था कि
एस एन से आप सीरीज फॉर्म करेंगे, सीरीज होगी क्या, तो आपने जनरल टर्म फाइंड किया, उसी के ऊपर समेशन अप्लाई कर दिया, तो ये सीरीज बन गई। अब इस सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के बारे में भी आपसे पूछा जा रहा है। तो जब आपने किसी सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करनी हो पार्शियल सम के रेस्पेक्ट से, तो आप सिंपल उसे पार्शियल सम की जो सीक्वेंस है उसका बिहेवियर देख लें। अगर वो कन्वर्जेंट है तो फिर सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर पार्शियल सम की सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो फिर सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। तो पार्शियल सम की सीक्वेंस की जो जनरल टर्म है उसी के ऊपर मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ। लिमिट अप्लाई करें, ऊपर भी पोलिनोमियल नीचे भी पोलिनोमियल, ऊपर मैक्सिमम पावर 1 नीचे भी पावर 1, नीचे से n को कॉमन ले लें, कैंसिल कर दें और फिर लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू बच गई 3/4। इसका मतलब है कि पार्शियल सम की सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है और 3/4 को कन्वर्ज कर रही है। तो पार्शियल सम की सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट हो जाए तो फिर सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाती है, और सीरीज अगर कन्वर्जेंट हो तो उसका सम वही होगा जो पार्शियल सम की सीक्वेंस जिस टर्म को कन्वर्ज कर रही हो। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट है और इसका सम 3/4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 जो है इसमें भी n टर्म्स का सम दिया हुआ है, और यहाँ भी वही हमने सीरीज पहले फाइंड करनी है और फिर उसकी कन्वर्जेंस जो है वो चेक करनी है। तो ए एन के लिए फार्मूला लिखा जो हम पिछले क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। पहले एस एन की वैल्यू पुट कर दी, एस एन माइनस 1, इसी से एन की जगह एन माइनस 1 पुट करके निकाला और वो इसके अंदर पुट कर दिया। दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और बाहर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लें। जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फैक्टर्स कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर दें, तो ऊपर आपके पास वैल्यू बच गई n² प्लस n माइनस 1, और नीचे ये वाली वैल्यू इसी तरह से आ जाएगी। ये आपके पास ए एन की वैल्यू आ चुकी है, और जब आप ए एन की वैल्यू फाइंड कर लें तो उसी पर समेशन को अप्लाई कर दें तो आपके पास सीरीज आ जाती है। यानी ये आपके पास वो सीरीज आ गई जो आपको फाइंड करनी थी। नेक्स्ट आपको देखना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो उसी पार्शियल सम की सीक्वेंस का बिहेवियर देख लेते हैं। पार्शियल सम की सीक्वेंस की जनरल टर्म के ऊपर लिमिट अप्लाई कर दें, ऊपर भी पोलिनोमियल नीचे भी पोलिनोमियल, नीचे से n कॉमन लें, ऊपर n² था, एक n कैंसिल होगा तो ऊपर n बच जाएगा, उसमें लिमिट पुट करें तो इन्फिनिटी, और नीचे लिमिट पुट करें तो 1 + 0, ∞/1 का आंसर इन्फिनिटी। यानी ये पार्शियल सम की जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो गई, और अगर पार्शियल सम की सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो जाए तो फिर पेरेंट सीरीज भी डाइवर्जेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है जिसमें n टर्म्स का सम दिया हुआ 1/2 पावर n। आप जनरल टर्म ए एन का फार्मूला यूज़ करके उसमें एस एन और एस एन माइनस 1 जो है उनकी वैल्यूज़ पुट करें। एस एन माइनस 1 वाली वैल्यू जो है इसको ब्रेक कर लें 1/2 पावर n इंटू 1/2 पावर -1। इस 2 पावर -1 को ऊपर शिफ्ट करें तो 2 बन जाएगा, दोनों में से 1/2 पावर n को कॉमन ले लें तो अंदर आ गया 1 - 2। इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस आ जाएगा -1 जी। तो ए एन की वैल्यू आ गई -1/2 पावर n। अब जनरल टर्म आ चुकी है तो दोनों साइड पर समेशन अप्लाई कर दें तो ये आपके पास सीरीज़ आ जाएगी। अब इसी सीरीज़ के अंदर अगर आप पहली टर्म जो है यानी इंडेक्स 1 के लिए अगर आप इसमें पुट करें n की जगह 1 तो -1/2 आ जाता है, उसको शुरू में लिख लें, और बाकी जितनी इंडेक्स 2 से ऑनवर्ड हैं उनको सेपरेट कर दें, उनमें से माइनस को बाहर शिफ्ट कर दें। तो इसको इस फॉर्म में लिख दें या ये फॉर्म लिख दें, ये दोनों इस सीरीज़ की रिक्वायर्ड फॉर्म्स आ गई जी। तो इस तरह से हमारे पास सीरीज़ आ चुकी है। अब हमने देखना ये है कि क्या ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के लिए हम उसी तरह से पार्शियल सम की जो सीक्वेंस है उसकी जनरल टर्म पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। तो एस एन की जो वैल्यू है उस पर दोनों साइड पर लिमिट अप्लाई कर दी, एन की जगह इन्फिनिटी पुट करें तो 1/∞ बन जाएगा जिसकी वैल्यू 0 है। तो पार्शियल सम की जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है और 0 को कन्वर्ज कर रही है। तो पार्शियल सम की सीक्वेंस जो है अगर कन्वर्जेंट है तो फिर सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी, और सीरीज़ का जो सम है वो वही होता है जिसको पार्शियल सम की सीक्वेंस कन्वर्ज करती है। तो इसका मतलब है कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है और उसका पार्शियल जो सम है वो 0 के इक्वल है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 9, और क्वेश्चन 9 की स्टेटमेंट है प्रूव दैट इफ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन ए एन कन्वर्जेस देन द सीरीज समेशन 1 to ∞
ए एन इंटू ए एन प्लस वन होल स्क्वायर रूट कन्वर्जेस। यानी अगर सिंपल ए एन की सीरीज कन्वर्जेंट है तो फिर उसकी जर्नल टर्म और उससे नेक्स्ट टर्म की प्रोडक्ट का जो स्क्वायर रूट है उससे बनने वाली जो सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट होगी। तो इस सीरीज को कन्वर्जेंट प्रूव करने के लिए यहाँ हम जो दो टर्म्स यूज हो रही हैं पहले उन दोनों टर्म्स को कंसिडर कर लेते हैं। कंसिडर टू कंसेक्टिव टर्म्स ए एन एंड ए एन प्लस वन। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई सी भी अगर आपके पास दो पॉजिटिव नंबर्स हों तो उनका ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन जो है उनके दरमियान रिलेशन क्या है। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एन एंड ए एन प्लस वन इज लेस देन आर इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एन एंड ए एन प्लस वन। अब पॉजिटिव नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले में ये वैल्यूज पुट कर दें। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला जैसे ए और बी का अरिथमेटिक मीन ए प्लस बी ओवर टू है तो ए एन और ए एन प्लस वन का जो अरिथमेटिक मीन है वो ए एन प्लस वन ओवर टू आ जाएगा। तो जो रिलेशन यहाँ जर्नल टर्म्स के दरमियान आ रहा है वही रिलेशन इनसे बनने वाली सीरीज के दरमियान भी होगा। यानी दोनों साइड पर आप समेशन अप्लाई कर दें तो ये रिलेशन इसी तरह से मेंटेन रहेगा। दोनों साइड पर यहाँ पर मैंने समेशन को अप्लाई कर दिया और समेशन को अप्लाई करने पर जो 1/2 था उसको बाहर शिफ्ट कर दिया, फिर समेशन दोनों टर्म्स पर अलग-अलग ऑपरेट कर दिया। अब इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया है। यहाँ अगर आप देखें तो दो सीरीज जो हैं उनके दरमियान रिलेशन जो है वो कंपैरिजन का रहा है कि ये सीरीज इस सीरीज से छोटी है। तो जब दो सीरीज के दरमियान कंपैरिजन हो रहा हो तो लेस देन या ग्रेटर देन के रिस्पेक्ट से तो हम कोशिश करते हैं कि उनमें जिस सीरीज को आपने चेक करना है उसके लिए दूसरी सीरीज का बिहेवियर देख लें कि वो किस तरह का है, फिर आप बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से उसका रिजल्ट लिख सकते हैं। एज summation 1 to infinity en is convergent। अगर आप हाइपोथेसिस को देखें तो आपको बता दिया गया है कि ये en वाली सीरीज कन्वर्जेंट है। en वाली सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो फिर en प्लस वन से बनने वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, क्योंकि कन्वर्जेंट सीरीज जो है वो अगर आप जर्नल टर्म en से लें या en प्लस वन से लें वो सेम ही इंडेक्स को कन्वर्ज करेगी, सेम ही रिजल्ट को कन्वर्ज करेगी। Also sum of two convergent series is also convergent। अगर en वाली सीरीज कन्वर्जेंट है, en प्लस वन वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट है तो दो सीरीज का सम हमेशा कन्वर्जेंट होता है। और सिर्फ दो सीरीज का सम ही कन्वर्जेंट नहीं होता, स्केलर प्रोडक्ट जो है कन्वर्जेंट सीरीज की वो भी कन्वर्जेंट होती है। तो यहाँ पर ये दोनों सीरीज कन्वर्जेंट थी तो इनका सम भी क्या हो गया जी, कन्वर्जेंट। दैट इज समेशन 1 to infinity en एंड समेशन 1 to infinity en प्लस वन इज कन्वर्जेंट। अब ये अगर कन्वर्जेंट है तो इस सीरीज का जो स्केलर मल्टीपल है 1/2 वो भी कन्वर्जेंट होगा। एज स्केलर मल्टीपल ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो आपके पास कंडीशन क्या बन गई जी कि ये सीरीज सारी कन्वर्जेंट है। अब आप वापस इक्वेशन 1 में जाएं तो इक्वेशन 1 में ये आपने शो कर दिया है कि ये इक्वेशन 1 की जो बड़ी सीरीज है ये कन्वर्जेंट है। तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि अगर कंपैरिजन रिलेशन के अंदर बड़ी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट हो जाए तो फिर छोटी सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाती है। एज बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट इन इक्वेशन 1 दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट, देयरफॉर दिस सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो फिर ये भी आपके पास कन्वर्जेंट आ जाएगी और यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है जी, गिव एन एग्जांपल इन विच summation en एंड summation bn बोथ डाइवर्जेस बट देयर सम कन्वर्जेस। क्या आपको ऐसी सीरीज तो बतानी है जो खुद तो डाइवर्जेंट हो लेकिन उनका सम कन्वर्जेंट हो। तो इसके लिए मैं सीरीज ले रहा हूँ समेशन en समेशन 1 to infinity 1/n स्क्वायर माइनस 1/n और समेशन bn जो है वो समेशन 1 to infinity 1/n स्क्वायर प्लस 1/n। क्लियरली समेशन en एंड समेशन bn बोथ सीरीज आर डाइवर्जेंट। क्यों डाइवर्जेंट हैं जी कि अगर आप समेशन को अंदर अप्लाई करें तो ये दोनों p सीरीज बन जाती हैं। पहली सीरीज जो है वो 1/n स्क्वायर के रेस्पेक्ट से कन्वर्जेंट है और इस पर जब अप्लाई करें समेशन तो ये सीरीज डाइवर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का सम हो या डिफरेंस हो वो हमेशा डाइवर्जेंट होता है। तो इसी तरह नीचे भी इस सम को अगर अंदर अप्लाई करें तो पहली जो सीरीज है ये आपके पास कन्वर्जेंट और दूसरी सीरीज आपके पास डाइवर्जेंट, पी सीरीज दोनों हैं।
तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का सम जो है वो हमेशा डाइवर्जेंट होता है। इस वजह से सुमेशन ए एन भी डाइवर्जेंट है और सुमेशन बी एन भी डाइवर्जेंट है। अब हमें इन दोनों सीरीज के सम को डिस्कस करना था, सुमेशन 1 टू इन्फिनिटी ई एन प्लस सुमेशन 1 टू इन्फिनिटी बी एन, यानी सुमेशन को अंदर अप्लाई कर दिया है। ए एन की सीरीज जो है उसकी वैल्यू पुट की, बी एन की सीरीज की वैल्यू पुट की, सुमेशन को बाहर शिफ्ट कर दिया, अंदर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये वैल्यूज जो कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर दें, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दें तो ये 2/n² आ गया। स्केलर को बाहर शिफ्ट कर दें सीरीज में से तो ये आ गया सुमेशन 1 टू इन्फिनिटी 1/n²। अब अगर आप इसे देखें, ये वाली जो सीरीज है, दिस सीरीज इज अ पी सीरीज विद p इज इक्वल टू 2 ग्रेटर देन 1, और p अगर ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है। इस वजह से ये सीरीज कन्वर्जेंट हो गई। तो यहां तक अभी हमें पता चला है कि ये पोर्शन जो है ये कन्वर्जेंट है। अब इसको हमने देखना है कि 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद इसका क्या बिहेवियर होगा। 2 इंटू सुमेशन 1/n² इज आल्सो कन्वर्जेंट बीइंग स्केलर मल्टीपल ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज। तो कन्वर्जेंट सीरीज जो है उसका हर स्केलर मल्टीपल भी कन्वर्जेंट होता है, तो इस वजह से ये सीरीज भी कन्वर्जेंट हो गई। अब अगर ये कन्वर्जेंट है इट मीन ये इसकी इक्वल है, तो ये भी कन्वर्जेंट हो गई। दिस इंप्लाइज दैट सुमेशन 1 टू इन्फिनिटी एन प्लस बी एन इज आल्सो कन्वर्जेंट, और यही रिजल्ट हमें इसमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन 20 तक जितने क्वेश्चंस हैं इनकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करने के लिए कंडीशन ये यूज़ की गई है कि आप कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ करते हुए बताएं कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। जब हम कंपैरिजन टेस्ट की बात कर रहे हैं तो इट मीन या हमें बेसिक कंपैरिजन टेस्ट यूज़ करना होगा या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, दोनों में से किसी एक टेस्ट को यूज़ करते हुए हमें यह बताना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट या लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में जो इजी अप्रोच है वो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की है। तो यहाँ पर जनरल टर्म जो है इसको मैं ए एन का नाम दे रहा हूँ। अब आप अगर गौर करें तो आपके पास नीचे जो है वो ऐसी वैल्यू आ रही है जिसमें सिंपल वेरिएबल की पावर्स हैं। नीचे सिंपल पोलिनोमियल हो या नीचे सिंपल जो अलजब्राइक रिलेशन है ये आपके पास आ रहा हो, और ऊपर भी अगर इस तरह का रिलेशन हो, तो ऐसे केसेस में बी एन बनाने के लिए हम टेक्निक क्या यूज करेंगे, बी एन किस तरह से आप फॉर्म करेंगे। बी एन को फॉर्म करने का तरीका ये होता है कि आप ऊपर से भी एन की मैक्सिमम पावर ले लें, नीचे से भी एन की मैक्सिमम पावर ले लें, उनका कोशेंट लें और कोशेंट बना के आप बी एन की इक्वल लिखते हैं तो वही आपके पास बी एन की वैल्यू होगी। जैसे इस केस में अगर आप ऊपर देखें तो एन नहीं आ रहा, यानी एन पावर 0 है और नीचे एन पावर 3/2 है। एन पावर 0 1 आ गया और नीचे एन पावर 3/2 एन पावर 3/2, तो बी एन की वैल्यू बन गई 1/n पावर 3/2। आपने यहां तक किसको फॉर्म कर लिया है, बी एन को। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए आपने ए एन और बी एन के कोशेंट पर लिमिट अप्लाई करनी होती है, तो इनका कोशेंट लें, उस पर लिमिट अप्लाई करें। ऊपर ए एन की वैल्यू पुट की, नीचे बी एन की वैल्यू पुट की, नीचे वाली वैल्यू को उल्टा दिया, ऊपर एन पावर 3/2 नीचे भी एन पावर 3/2, सेम पावर्स आ रही हैं, नीचे वाली पावर को कॉमन ले लें ताकि ऊपर वाली पावर के साथ कैंसिल किया जा सके। बाकी जो वैल्यू बच गई है उसमें लिमिट पुट कर दें। यहाँ पर एन की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक कोशेंट की लिमिट जो आती है वो अगर नॉन जीरो डेफिनेट रियल नंबर आ जाए तो फिर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक दोनों सीरीज सुमेशन ए एन और सुमेशन बी एन का बिहेवियर सेम हो जाता है। लेकिन चूंकि हमें सुमेशन ए एन का बिहेवियर देखना है कि क्या होगा जो कि डिपेंड कर रहा है सुमेशन बी एन पे, तो हाँ यहाँ इसका जो कॉन्सिक्वेंस आ गया कि दोनों सीरीज का बिहेवियर सेम है, तो हम सिंपली बी एन का बिहेवियर देख लेते हैं, वही बिहेवियर सुमेशन ए एन का होगा जी। तो वही बात लिखिए, सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट बोथ सीरीज बिहेव अलाइक बट सुमेशन 1 टू इन्फिनिटी बी एन इज इक्वल टू सुमेशन 1 टू इन्फिनिटी 1/n पावर 3/2। वेरिएबल की पावर फिक्स कांस्टेंट हो तो ऐसी सीरीज आपके पास पी सीरीज होती है विच इज अ पी सीरीज विद पी इज इक्वल टू 3/2 ग्रेटर देन 1, और पी सीरीज में अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो वो सीरीज कन्वर्जेंट हो जाती है। तो ये बी एन वाली सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट हो गई। ऊपर हम लिख के आए हैं कि दोनों सीरीज का बिहेवियर सेम है, हैंस सुमेशन 1 टू इन्फिनिटी ए एन इज आल्सो कन्वर्जेंट। ए एन वाली सीरीज जो है वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है जी,
इसकी ए एन वैल्यू लिखी। अब इस ए एन की मदद से बी एन बनाएंगे। तो बी एन बनाने का तरीका वही कि आप ऊपर से एन की मैक्सिमम पावर लें, नीचे एन की मैक्सिमम पावर लें, उनका कोशेंट लें। जैसे रफ में मैंने यहाँ पर बनाया बी एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एन ऊपर से आ गया और नीचे एन की मैक्सिमम पावर 1 है, इनका कोशेंट लें तो 1 ओवर स्क्वायर रूट एन आ जाता है, यानी बी एन की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट एन आ गई। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए ए एन और बी एन के कोशेंट पर लिमिट अप्लाई करें, कोशेंट में वैल्यू पुट करें, ऊपर ए एन और नीचे बी एन, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर शिफ्ट करें, स्क्वायर रूट एन से मल्टीप्लाई होगा तो एन ओवर 1 प्लस एन आ जाएगा। पावर सेम है दोनों की, तो नीचे से एन को कॉमन लेके ऊपर वाले एन के साथ कैंसिल कर दें, बाकी में लिमिट पुट कर दें तो आपके पास इसका रिजल्ट 1 आ गया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 डेफिनेट। तो कोशेंट का रिजल्ट जो है जी लिमिटिंग वैल्यू का वो 1 आ गया विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट बोथ सीरीज बिहेव अलाइक। यानी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कोशेंट की लिमिटिंग वैल्यू का आंसर अगर नॉन जीरो रियल नंबर आ जाए तो दोनों सीरीज का बिहेवियर सेम हो जाता है। अब चूंकि हमें ए एन वाली सीरीज का बिहेवियर देखना है जो कि डिपेंड कर रहा है बी एन वाली सीरीज के ऊपर, तो बी एन का बिहेवियर देख लेते हैं। बट समेशन 1 टू इन्फिनिटी बी एन विच इज इक्वल टू समेशन 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर स्क्वायर रूट एन, ये वेरिएबल की पावर है। ऐसी सीरीज पी सीरीज होती है, इसमें वेरिएबल की पावर 1 ओवर 2 है, यानी पी की वैल्यू 1 ओवर 2 है जो कि लेस देन 1 है। इस वजह से ये सीरीज आपके पास डाइवर्जेंट होगी। अगर ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो फिर ए एन वाली सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है जी, एयर ए एन इज इक्वल टू 2 ओवर स्क्वायर रूट एन प्लस 1। इसमें भी बी एन उसी तरह से हमने ले लिया, ऊपर एन पावर 0 है और नीचे स्क्वायर रूट एन है, यानी 1 ओवर स्क्वायर रूट एन, ये आपके पास बी एन बन गया। ए एन और बी एन के कोशेंट पर लिमिट अप्लाई करते हैं। ए एन की वैल्यू ऊपर पुट की, नीचे बी एन की वैल्यू पुट की, नीचे वाली वैल्यू को उल्टा दें तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। नीचे से स्क्वायर रूट एन कॉमन लें, ऊपर वाले स्क्वायर रूट एन के साथ कैंसिल कर दें, बाकी में लिमिट पुट करें 1 ओवर इन्फिनिटी का आंसर 0, तो ये आ गया 2 ओवर 1 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू 2 बट नॉट इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन पर भी लिमिटिंग वैल्यू का जो रिजल्ट है वो डेफिनेट रियल नंबर अदर देन 0 आ गया है। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक ए एन और बी एन वाली सीरीज़ का बिहेवियर सेम होगा। सो बोथ सीरीज बिहेव अलाइक बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। But summation 1 to infinity bn which is equal to summation 1 to infinity 1 over square root n is a p series with p is equal to 1 by 2। यहाँ n की पावर 1 by 2 जो कि p सीरीज थी, तो p की वैल्यू लेस देन 1 है, इस वजह से ये सीरीज आपके पास डाइवर्जेंट होगी। तो दोनों सीरीज का बिहेवियर एक जैसा होने की वजह से ए एन वाली जो सीरीज है वो भी आपके पास डाइवर्जेंट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 जो है समेशन 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन पावर एन, जनरल टर्म ए एन। अब ये जो सीरीज है इस पर अगर आप बी एन बनाना चाहें तो बी एन दोबारा यही वैल्यू बन जाती है, यानी 1 ओवर एन पावर एन ही, ऊपर एन पावर 0 और नीचे एन पावर एन, दोबारा बी एन वही बन जाता है। तो अगर ए एन और बी एन सेम हो जाएं तो ऐसे केस में आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर आप इसको हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट जो है उसके लिए इसकी कंडीशन बनाएंगे, दो सीरीज के दरमियान कंपैरिजन बनाएंगे और फिर हम ए एन का बिहेवियर बी एन की मदद से फाइंड करेंगे। अब n पावर n जो है इसको मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ 2 पावर n के साथ। अगर आप n की वैल्यू 1 लें तो 1 पावर 1 जो है और दूसरी साइड पर 2 पावर 1, तो इनका रिजल्ट क्या बना जी, 1 पावर 1 इज लेस देन 2 पावर 1। नेक्स्ट अगर आप n की वैल्यू 2 लें तो 2 पावर 2 और यहाँ n की वैल्यू 2 पुट करें 2 पावर n में तो 2 पावर 2, दोनों का रिजल्ट सेम हो जाता है। नेक्स्ट 3 पावर 3, n की वैल्यू 3 लें तो 3 पावर 3 और 2 पावर 3, 3 पावर 3 जो है 27 विच इज़ ग्रेटर देन 2 पावर 3 8। नेक्स्ट 4 पावर 4 इज़ ग्रेटर देन 2 पावर 4, 5 पावर 5 इज़ ग्रेटर देन 2 पावर 5। यानी आप अगर गौर करें तो 1 के लिए ये रिलेशन जो है वो लेस है और 1 के बाद जितने इंडेक्स n 2 3 4 5 उनमें या इक्वल है या उससे आगे क्या आएगा रिजल्ट ग्रेटर, ये रिजल्ट मेंटेन रहेगा जी। तो इसी तरह जैसे हमने पहले देखा 3 पावर 3 इज़ ग्रेटर देन 2 पावर 3, सिमिलरली 4 पावर 4 इज़ ग्रेटर देन 2 पावर 4, 5 पावर 5 इज़ ग्रेटर देन 2 पावर 5 एंड सो ऑन। हम केस पे पहुंच जाएंगे n पावर n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 पावर n। ये मैंने लिखा जो है रिजल्ट, ये इन तमाम को कंबाइन करके लिखा है
किस इंडेक्स के लिए n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, क्योंकि जब n की वैल्यू 2 थी तो वहाँ दोनों रिलेशन आपस में इक्वल थे और n ग्रेटर देन 2 के लिए ये रिलेशन जो है वो पहली वैल्यू बड़ी है इस 2 पावर n वाली वैल्यू के साथ। तो इनका रेसिप्रोकल लें तो इनइक्वालिटी अपना बिहेवियर चेंज कर देगी। जनरल टर्म के दरमियान जो रिलेशन होता है वही उनसे बनने वाली सीरीज के दरमियान होता है। यहाँ सीरीज गौर करने वाली बात है, सीरीज 2 से इन्फिनिटी है ना कि 1 से इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन जो है वो मेंटेन किसके लिए हो रहा है, n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, यानी इंडेक्स 2 के लिए, 2 और 2 से बड़े जितने इंडेक्स हैं उनके लिए ये रिलेशन मेंटेन हो रहा है। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 2 होगा जी, 2 से इन्फिनिटी तक ये आपके पास सीरीज है। तो ये दो सीरीज के दरमियान कंपैरिजन आ गया, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। अब हमें असल में इस सीरीज का बिहेवियर देखना है जो कि इस सीरीज पर डिपेंड कर रहा है। अब बड़ी सीरीज जो है इसको मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि इसका बिहेवियर क्या है। इसको अगर देखें तो ये एक ही वैल्यू की पावर्स हैं, 1/2 पावर 2, 1/2 पावर 3, 1/2 पावर 4 एंड सो ऑन, विच इज अ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। ये आपके पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसकी कॉमन रेशो 1/2, सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड कर दें या थर्ड को सेकंड पर डिवाइड कर दें तो कॉमन रेशो की वैल्यू 1/2 आती है, विच इज लेस देन 1। और अगर कॉमन रेशो लेस देन 1 हो तो ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट होती है। सो इट इज अ कन्वर्जेंट सीरीज। तो बड़ी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट आ गई जी। इक्वेशन 1 में अगर बड़ी सीरीज को देखें तो ये कन्वर्जेंट है। तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट यही कहता है कि अगर बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट हो जाए तो फिर कंपैरिजन टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक छोटी सीरीज भी कन्वर्जेंट हो जाती है। हैंस बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट इन इक्वेशन 1 दिस सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट। अच्छा, ये जो आपने कन्वर्जेंस प्रूव की है, ये कन्वर्जेंस तो 2 से इन्फिनिटी तक है, लेकिन हमें जो प्रूव कर रही थी वो 1 से इन्फिनिटी तक को उसका बिहेवियर देखना था। और सीरीज का बिहेवियर ये है कि अगर आप फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड या डिलीट कर दें किसी भी सीरीज में तो उसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा। यानी अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड करने से वो कन्वर्जेंट ही रहेगी, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को डिलीट करने से, निकालने से, तब भी वो सीरीज कन्वर्जेंट ही रहेगी। बिल्कुल इसी तरह से कि अगर कोई सीरीज डाइवर्जेंट है, डाइवर्जेंट सीरीज में आप फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड कर दें तभी वो डाइवर्जेंट रहेगी और फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को डिलीट करने से भी वो डाइवर्जेंट ही रहेगी। तो रेफरेंस वही दिया जी, एज एडिशन ऑफ फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स डजंट चेंज बिहेवियर ऑफ द कन्वर्जेंट सीरीज। अगर आपके पास सीरीज कन्वर्जेंट है तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स उसमें ऐड कर दें तो उसका बिहेवियर चेंज नहीं होगा। तो 2 से इन्फिनिटी तक अगर कन्वर्जेंट है तो इसमें इंडेक्स 1 वाली वैल्यू को ऐड कर दें तो जो नई सीरीज बनेगी 1 से इन्फिनिटी तक वो भी कन्वर्जेंट रहेगी, क्योंकि हमने इस कन्वर्जेंट सीरीज में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐड किए हैं, इस वजह से ये सीरीज आपके पास कन्वर्जेंट आ गई। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 15, सुमेशन 0 to infinity 1/n फैक्टोरियल। अब इसमें भी वही केस है कि आप जो an बनाते हैं, जो an है ऐसा ही bn बन जाता है, तो इसमें लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको भी हम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से ही सॉल्व करेंगे। उसके लिए पहले हमें दो सीरीज के दरमियान कंपैरिजन बनाना है जी। तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की जो कंडीशन है वो बनाने के लिए हमें दो सीरीज के दरमियान कंपैरिजन फॉर्म करना होता है। तो कंपैरिजन फॉर्म करने के लिए मैं इस n फैक्टोरियल को भी दो मुख्तलिफ वे से सॉल्व कर रहा हूँ, एक 2 पावर n के साथ कंपेयर करके और यहाँ पर दूसरा केस जो मैंने सॉल्व किया वो 2 पावर n माइनस 1 के साथ। वैसे इस क्वेश्चन के लिए ज़्यादा बेहतर और आसान जो मेथड है वो 2 पावर n माइनस 1 के साथ कंपेयर करके हो सकता है। लेकिन पहले देखें, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को 2 पावर n के साथ कंपेयर किया था, चूंकि इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा है तो आप 0 फैक्टोरियल पहले देखें, n की वैल्यू जो 0 फैक्टोरियल है 2 पावर n में n पुट करें 0 तो ये आ जाता है 1 इज इक्वल टू 1। तो 0 इंडेक्स के लिए दोनों का रिजल्ट सेम हो गया। n की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है और 2 पावर n में 1 पुट करें तो 2 पावर 1, यानी 1 फैक्टोरियल इज लेस दैन 2 पावर 1। नेक्स्ट n की वैल्यू 2 पुट करें तो 2 फैक्टोरियल इज लेस दैन 2 पावर 2 और 3 फैक्टोरियल इज लेस दैन 2 पावर 3, 4 फैक्टोरियल इज ग्रेटर दैन 2 पावर 4, 5 फैक्टोरियल इज ग्रेटर दैन 2 पावर 5 एंड सो ऑन। नेक्स्ट n फैक्टोरियल इज ग्रेटर दैन 2 पावर n। ये जो रिजल्ट मेंटेन हुआ है ये
इंडेक्स 4, 5 और उससे ऑनवर्ड आगे जितने n हैं उन तमाम के लिए ये सिंबल दरमियान में ग्रेटर का मेंटेन रहेगा। लेकिन 4 से पीछे जितनी वैल्यूज़ हैं उनके लिए ये z लेस में रहता है या इक्वल में रहता है। तो मेन जो इंडेक्स है वो 4 से फिर स्टार्ट हुआ। इसका मतलब है कि ये जो इंडेक्स है आपके पास ये मेंटेन होता है कहाँ पर, जहाँ n की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 4 हो। रेसिप्रोकल लेंगे इनका तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जो रिजल्ट जर्नल टर्म्स के दरमियान होता है वही उनसे बनने वाली सीरीज के दरमियान, चूंकि सीरीज का इंडेक्स 4 से शुरू हो रहा है तो 4 टू इन्फिनिटी ये आ जाएगा। अब आपके पास दो सीरीज के दरमियान कंपैरिजन आ गया। हमें इस सीरीज का बिहेवियर देखना है, लेकिन ये इस पर डिपेंड कर रही है। इस सीरीज को अगर आप देखें तो ये आपके पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसका कॉमन रेशो 1/2 है जो कि लेस देन 1 है। सो इट इज कन्वर्जेंट। अब अगर ये बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट आ गई है तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक छोटी सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। हैंस बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट इन 1 summation 1 to infinity 1 over n फैक्टोरियल इज आल्सो कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज कन्वर्जेंट आ गई, लेकिन ये इंडेक्स 4 से इन्फिनिटी तक के लिए कन्वर्जेंट है। हमें 1 से इन्फिनिटी तक के लिए चेक करना था, तो दोबारा वही रेफरेंस देंगे। एज एडिशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स डज नॉट चेंज बिहेवियर ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज, हैंस समेशन 0 to infinity 1 over n फैक्टोरियल इज आल्सो कन्वर्जेंट। यानी 5 टर्म और इसके अंदर ऐड कर 4 टर्म और इसके अंदर ऐड करनी है, 0 इंडेक्स के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। तो वो जो नई सीरीज बनी है वो भी कन्वर्जेंट होगी। तो ये आपके पास सीरीज इस तरह से कन्वर्जेंट आ जाएगी। इसी को अगर आप देखें तो दूसरे टेक्निक में जहां पर मैंने 2 पावर n के साथ कंपेयर किया था, अगर 2 पावर n माइनस 1 के साथ कंपेयर करें तो 0 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 2 पावर 0 माइनस 1 यानी 2 पावर माइनस 1 over 2 आ जाएगा। 0 फैक्टोरियल 1 इज ग्रेटर देन 1 over 2। और अगर 1 पुट करें 1 फैक्टोरियल और इसमें n की जगह 1 माइनस 1 0 2 पावर 0 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। और नेक्स्ट 2 फैक्टोरियल और यहाँ 2 n की जगह 2 पुट करें 2 माइनस 1 2 पावर 1 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। 3 फैक्टोरियल 2 पावर n माइनस 1 में 3 माइनस 1 2 पावर 2 4 3 फैक्टोरियल 6 इज ग्रेटर देन 4 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 पावर 3 8 एंड सो ऑन। ये रिलेशन आगे तमाम वैल्यूज में इसी तरह से मेंटेन रहेगा। अब आप ये देखें कि ये रिलेशन ग्रेटर रहता है या इक्वल रहता है तमाम इंडेक्स के लिए। तो इसको डायरेक्टली लिखा जा सकता है n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 पावर n माइनस 1 फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो रेसिप्रोकल लेके समेशन अप्लाई कर दें दोनों साइड पर, तो इसको कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करेंगे। बड़ी सीरीज का बिहेवियर देखते हैं कि क्या बनता है। दिस सीरीज इज एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशो 1/2 विच इज लेस देन 1 सो इट इज कन्वर्जेंट। और अगर इक्वेशन 1 में बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट आ गई है तो फिर छोटी सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। यही हमने नेक्स्ट लिखा है। सो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट इन इक्वेशन 1 दिस सीरीज इज आल्सो कन्वर्जेंट, और यही हमने चेक करना था इसमें।